रात के 11:15 बज चुके थे, लेकिन मुंबई गोवा हाईवे पर छाया कोहरा इतना घना था कि गाड़ी की घड़ी में समय देखना भी बेमानी लग रहा था। समीर अपनी एसयूवी की स्टीयरिंग पर उंगलियां जमाए आगे के रास्ते को समझने की कोशिश कर रहा था। गूगल मैप्स पिछले 20 मिनट से रिरूटिंग दिखा रहा था। उसने सोचा था कि शॉर्टकट लेकर वो सुबह तक गोवा पहुंच जाएगा और अपने दोस्तों को सरप्राइज देगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये सरप्राइज खुद उसी के लिए भारी पड़ने वाला है। अचानक कार के जीपीएस की स्क्रीन फड़फड़ाई और एक अजीब सी बीप के साथ बंद हो गई। उसी पल गाड़ी के इंजन ने एक जोरदार झटका खाया। हेडलाइट्स बुझ गईं और फिर जल उठीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कार की सांसें निचोड़ रही हों। समीर ने ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी घिसटती हुई सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर बंद हो गई। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी बजने जैसा महसूस होता है। समीर ने इग्निशन की चाबी घुमाई। खड़ खड़ खड़, इंजन ने खांसने जैसी आवाज की और फिर चुप हो गया। उसने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा, लानत है, मोबाइल निकाला, नो सर्विस। नेटवर्क की एक भी डंडी नहीं थी। समीर ने एक गहरी सांस ली, टॉर्च उठाई और गाड़ी से बाहर निकला। बाहर की हवा बर्फीली थी, ऐसी ठंड जो कपड़ों को पार करके सीधे हड्डियों में चुभ रही थी। उसने बॉनेट खोला, धुएं का एक गुबार उसके चेहरे पर लगा। रेडिएटर पूरी तरह से जल चुका था। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। दूर दूर तक सिर्फ जंगल और कोहरा था। तभी उसकी नज़र पेड़ के तने पर टंगे एक लोहे के बोर्ड पर पड़ी। जंग लग चुका था और उस पर किसी ने लाल रंग से, जो खून जैसा लग रहा था, लिखा था, बीराना गांव 2 किलोमीटर। तीर जंगल के अंदर जाती एक पतली पगडंडी की तरफ इशारा कर रहा था। गाड़ी में रात बिताना सुरक्षित नहीं लग रहा था और पैदल चलने के अलावा कोई चारा न था। समीर ने अपना बैकपैक उठाया और उस पगडंडी पर कदम बढ़ा दिया। जंगल अजीब था। पत्तों के सरसराने की आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो लोग आपस में फुसफुसा रहे हों। हर 10 कदम पर समीर को लगता कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो झटके से पीछे मुड़ता, टॉर्च घुमाता, लेकिन वहां सिवाय हिलती हुई झाड़ियों के कुछ न होता। करीब आधे घंटे चलने के बाद कोहरे की चादर थोड़ी छंटी और उसे सामने कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। वे खंडरनुमा मकान थे। वो बीराना गांव पहुंच चुका था। गांव पूरी तरह वीरान था। घरों के दरवाजे लटके हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर अजीबोगरीब पेड़ पौधे उग आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया। लेकिन तभी गांव के आखिरी छोर पर उसे एक 2 मंजिला हवेली दिखी, जिसकी एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। एक उम्मीद जागी। समीर लगभग दौड़ते हुए उस हवेली तक पहुंचा और भारी लकड़ी के दरवाजे पर लगी लोहे की कुंडी खटखटाई। दरवाज़ा अपने आप एक लंबी और डरावनी चरचराहट के साथ खुला। सामने कोई नहीं था। हेलो, कोई है? समीर ने आवाज़ दी। उसकी आवाज़ खाली हॉल में गूंजी। तभी एक कोने में रखी आराम कुर्सी से एक परछाई उठी। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में लालटेन थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा मोम जैसा सफ़ेद था, झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें पुतलियां ही ना हों, सिर्फ सफ़ेदी। रास्ता भटक गए हो मुसाफिर? बूढ़े की आवाज़ सूखी पत्तियों के रगड़ने जैसी थी। जी बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आज रात रुकने की जगह मिल सकती है? सुबह होते ही मैं मैकेनिक ढूंढ लूंगा, समीर ने जल्दी में कहा। बूढ़े ने उसे एक पल के लिए घूर कर देखा, फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, इस गांव में मैकेनिक नहीं आते, पर तुम रुक सकते हो। आओ। अंदर का माहौल भारी था। हवा में सीलन और पुरानी किताबों जैसी गंध थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें इतनी पुरानी थीं कि चेहरे पहचानना मुश्किल था, लेकिन समीर को लगा कि हर तस्वीर की नज़रें उसी का पीछा कर रही हैं। बूढ़े ने उसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरा दिखाया। ये तुम्हारा कमरा है, बूढ़े ने कहा। एक बात याद रखना बेटा, रात को अगर कोई आवाज़ आए, कोई रोए या बुलाए तो दरवाज़ा मत खोलना। और हाँ, पानी का जग भर लो, रात को नीचे मत उतरना। चेतावनी अजीब थी, लेकिन समीर इतना थका था कि उसने बहस नहीं की। उसने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और पुराने गद्दे पर गिरते ही सो गया। रात के करीब 3 बजे एक आवाज़ ने उसकी नींद तोड़ दी। छम छम छम, जैसे कोई भारी पाजेब पहनकर ठीक उसके दरवाजे के बाहर चल रहा हो। समीर उठकर बैठ गया। गला सूख कर कांटा हो चुका था। जग खाली था। प्यास इतनी तेज थी कि डर पर हावी होने लगी। उसने सोचा कि शायद वहम होगा। उसने कान दरवाजे से सटाए। छम छम, तारांकन आवाज़ अब रुक गई थी। समीर ने हिम्मत जुटाई और धीरे से कुंडी खोली। गलियारा अंधेरे में डूबा था। वह दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। नीचे हॉल में सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के बीच पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज़ आई।
धीमी सिसकती हुई आवाज, मेरा बच्चा, क्या तुमने उसे देखा? समीर जम गया। ये आवाज किचन की तरफ से आ रही थी। एक अनजानी ताकत उसे उस तरफ खींचने लगी। वो न चाहते हुए भी किचन के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर फर्श पर एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ समीर की तरफ थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो जमीन पर कुछ खुरच रही थी। सुनिए, समीर ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने खुरचना बंद कर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाई, पूरी 180 डिग्री। हड्डियों के टूटने की कड़कड़ आवाज गूंजी। उसका चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था, बिना आंखों या नाक के। बस एक बड़ा सा खुला हुआ मुंह था जो चीखने के लिए बना था। तुमने उसे देखा? वो चिल्लाई और समीर की तरफ लपकी। समीर की चीख निकल गई। वो उल्टे पांव भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका पैर फिसला, लेकिन उसने रुकने की गलती नहीं की। वो अपने कमरे में घुस गया और दरवाज़ा बंद करके भारी संदूक अड़ा दिया। बाहर दरवाजे पर खरोंचें पड़ने लगीं। खिर्रर, खिर्रर, खोल, मुझे भूख लगी है। समीर, उसे अपना नाम सुनकर झटका लगा। ये चीज़ उसका नाम कैसे जानती थी? पूरी रात वो कोने में दुबका रहा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, जबकि बाहर की चीज़ें कभी हंसतीं कभी रोतीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही शोर बंद हो गया। समीर पसीने से तरबतर था। उसने संदूक हटाया और बाहर झांका। सब कुछ सामान्य था। वो अपना बैग उठाकर नीचे भागा। उसे बस यहां से निकलना था। मुख्य दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए। जा रहे हो? बूढ़े ने बिना पलक झपकाए पूछा। हटो मेरे रास्ते से! समीर चिल्लाया। बूढ़े ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। अपने परदादा से नहीं मिलोगे? समीर की नज़र तस्वीर पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, जिसमें वही बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा था और उसके पैरों के पास एक छोटा बच्चा खेल रहा था। उस बच्चे के गले में वही लॉकेट था जो समीर के गले में आज भी था, उसकी माँ ने दिया था। तस्वीर के नीचे तारीख थी, 12 अक्टूबर 1924। तुम्हारा खून यहीं का है समीर, बूढ़े ने कहा और उसका चेहरा पिघलने लगा। उसकी त्वचा लटकने लगी और अंदर से काला धुआं निकलने लगा। हमें मुक्ति चाहिए, तुम्हारे खून से। पूरा घर कांपने लगा। खिड़कियां टूटकर गिरने लगीं। बाहर दिन का उजाला गायब हो गया और वापस वही घनी काली रात छा गई। गांव के हर खंडहर से अब विकृत सड़ी गली लाशें बाहर निकल रही थीं और हवेली की तरफ बढ़ रही थीं। समीर ने पास पड़ा एक भारी पीतल का वेज उठाया और बूढ़े या जो भी वो शैतान था के सिर पर दे मारा। बूढ़ा लड़खड़ाया। मौका पाकर समीर खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। कांच उसके हाथों में चुभा, खून बहने लगा, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। वह जंगल की तरफ अपनी कार की ओर भागा। पीछे से सैकड़ों पैरों की आवाजें आ रही थीं। रुक जाओ, हमारे पास आओ। हवाओं में ये शब्द गूंज रहे थे। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं। उसे अपनी कार दिखी। शुक्र है, हेडलाइट्स अभी भी जल रही थीं। वो कार में कूदा, दरवाज़ा लॉक किया और चाबी घुमाई। इंजन ने फिर धोखा दिया। नहीं, नहीं, प्लीज। समीर रोने लगा। उसने रियर व्यू मिरर, बीच वाला शीशा में देखा। पीछे की सीट खाली थी। उसने राहत की सांस ली। तभी ड्राइवर सीट की खिड़की पर एक खूनी पंजा पड़ा। वही बिना चेहरे वाली औरत बाहर खड़ी थी। उसका खुला हुआ मुंह शीशे पर चिपका हुआ था। वो शीशा तोड़ने ही वाली थी कि इंजन अचानक व्रूम करके स्टार्ट हो गया। समीर ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी, उस औरत को पीछे घसीटते हुए। कुछ दूर जाकर वो छूट गई। समीर ने अगले 2 घंटे तक गाड़ी नहीं रोकी। वो हाँफ रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जब उसे हाईवे पर एक पुलिस चौकी और ढाबा दिखाई दिया, तब जाकर उसने ब्रेक लगाया। वो लड़खड़ाते हुए पुलिस वाले के पास पहुंचा। पानी, पानी। हवलदार ने उसे पानी दिया। क्या हुआ साहब? एक्सीडेंट हुआ है क्या? वो गांव, बीराना गांव, वहां सब भूत हैं। वो लोग मुझे मारना चाहते थे। समीर एक सांस में बोल गया। हवलदार और वहां खड़े ट्रक ड्राइवर एक दूसरे को देखने लगे। साहब, आप होश में तो हैं? हवलदार ने कहा। बीराना गांव तो 1924 में एक बीमारी से खत्म हो गया था। सरकार ने वो रास्ता 50 साल पहले ही सील कर दिया है, क्योंकि वहां आगे खाई है। वहां कोई सड़क ही नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपनी गाड़ी लेकर वहीं से आया हूं। समीर ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया। हवलदार टॉर्च लेकर गाड़ी के पास गया। समीर भी पीछे पीछे गया। गाड़ी की हालत देखकर समीर की रूह कांप गई।
नई एसयूवी अब ऐसी लग रही थी जैसे 100 साल पुरानी हो। उस पर जंग लग चुका था, टायर गल चुके थे और पूरी गाड़ी पर धूल की मोटी परत थी। और सबसे खौफनाक बात, पिछली सीट पर एक पुरानी सड़ी हुई गुड़िया रखी थी जिसकी आंखें नोच ली गई थीं। समीर ने घबराकर अपनी जेब में हाथ डाला। उसके हाथ में वो तस्वीर आ गई जो वो हवेली से लाया था, या शायद वो तस्वीर खुद उसकी जेब में आ गई थी। उसने कांपते हाथों से तस्वीर को पलटकर देखा। तस्वीर में अब वो बूढ़ा नहीं था। कुर्सी पर समीर बैठा था, लेकिन उसकी गर्दन कटी हुई थी और नीचे लिखा था, स्वागत है घर वापसी पर बेटा। समीर की चीख गले में ही अटक गई। उसे अपनी गर्दन पर पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने धीरे से गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट पर अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं और एक जानी पहचानी आवाज उसके कान में फुसफुसाई, भागने की कोशिश बेकार है, हम साथ ही तो आए हैं। समीर की चीख से हाईवे की पुलिस चौकी गूंज उठी। वो अपनी एसयूवी का दरवाजा खोलकर बाहर गिरा और कोहनियों के बल घिसटते हुए पीछे हटा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में ऐसा खौफ था जो मौत को करीब से देखने वाले ही समझ सकते हैं। वो अंदर है, मेरी गाड़ी में, वो लाल आंखें, वो मुझे देख रही हैं। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसकी कांपती हुई उंगली अपनी ही गाड़ी की पिछली सीट की तरफ उठी थी। हवलदार शिंदे, जो अब तक ऊँघ रहे थे, हड़बड़ाकर उठे और डंडा लेकर बाहर आए। क्या तमाशा है ये? कौन है गाड़ी में? शिंदे ने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी गाड़ी की पिछली सीट पर मारी। वहां कोई नहीं था, न वो लाल आंखें, न वो सड़ी हुई गुड़िया। पिछली सीट बिल्कुल खाली थी, सिवाय धूल की एक बहुत मोटी परत के। भांग पीकर गाड़ी चला रहे हो क्या? शिंदे ने कड़ाई से पूछा। गाड़ी खाली है। समीर कांपते पैरों पर खड़ा हुआ। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। नहीं साहब, मैंने देखा था, कसम से कोई था। और मेरी गाड़ी को देखिए, ये ऐसी नहीं थी। हवलदार और वहां मौजूद एक सिपाही ने गाड़ी को ध्यान से देखा। ये सच था कि गाड़ी की हालत बेहद अजीब थी। जो एसयूवी कुछ घंटों पहले शोरूम जैसी नई रही होगी, वो अब ऐसी लग रही थी जैसे दशकों से किसी कबाड़खाने में सड़ रही हो। उसका मेटेलिक पेंट उखड़कर पपड़ी बन चुका था, बोनट पर जंग के गहरे घाव थे और टायरों की रबर गलकर तार-तार हो चुकी थी। शीशों पर इतनी धूल थी मानो ये गाड़ी सालों से किसी तूफान में खड़ी हो। ये कैसे हुआ? सिपाही ने हैरानी से गाड़ी को छूते हुए पूछा। जंग उसके हाथ में लग गया। हवलदार ने समीर को शक की नज़र से देखा। बेटा, सच सच बताओ, तुम कहाँ गए थे? बीराना गांव का रास्ता तो बंद है, और अगर तुम वहां गए भी तो गाड़ी की ये हालत कुछ ही घंटों में मुमकिन नहीं है। कहीं तुमने कोई एसिड या केमिकल तो नहीं गिराया? समीर समझ गया कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। बीती रात जो कुछ हुआ वो इंसानी समझ से परे था। अगर उसने भूतों और जिंदा लाशों की बात की तो वे उसे पागलखाने भेज देंगे। शायद एक्सीडेंट के बाद मैं सदमे में हूं, समीर ने झूठ बोला, हालांकि उसका दिल अभी भी हथौड़े की तरह धड़क रहा था। गाड़ी चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उसे वहीं जब्त कर लिया। समीर को एक पास के कस्बे तक जाने वाले ट्रक में बैठा दिया गया। जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, समीर ने खिड़की से बाहर झांककर अपनी उस जंग लगी कार को देखा। उसे लगा नहीं, उसे यकीन था कि कार की पिछली खिड़की के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा होकर उसे धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। अगले दिन दोपहर तक समीर मुंबई वापस आ चुका था। बांद्रा की एक पॉश सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर उसका फ्लैट था। शहर की भीड़भाड़, ट्रैफिक का शोर और लोगों की आवाजाही देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि बीराना गांव का वो दुस्वप्न अब पीछे छूट गया है। उसने घर में घुसते ही सारे पर्दे हटा दिए और खिड़कियां खोल दीं, ताकि धूप का एक एक कतरा अंदर आ सके। उसने टीवी की आवाज तेज कर दी ताकि सन्नाटा उसे डरा न सके। सब ठीक है समीर, वो बस एक बुरा सपना था। स्ट्रेस और नींद की कमी, वो खुद को समझाता रहा। थकान उतारने के लिए वो बाथरूम में गया। उसने शावर चलाया और गर्म पानी के नीचे खड़ा हो गया। पानी की बूंदें उसके तनाव को धो रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और साबुन लगाने लगा। तभी उसे लगा कि बाथरूम का तापमान अचानक गिर गया है। गर्म भाप के बीच एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाज़ा खोल दिया हो। और फिर उसे अपनी नंगी पीठ पर एक स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने गीली, ठंडी और लंबी उंगलियां उसकी रीढ़ की हड्डी पर फेर दी हों। समीर ने झटके से आंखें खोलीं और पीछे मुड़ा। कौन है? उसकी आवाज़ कांप गई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ शावर की आवाज़ थी। लेकिन जब उसकी नज़र बाथरूम के बड़े आईने पर गई, जो भाप से धुंधला हो चुका था, तो उसका खून जम गया। उस धुंधले आईने पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था,
लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे किसी बच्चे ने या बहुत कांपते हुए हाथ ने लिखी हो। शब्द थे, हमें भूख लगी है बेटा। समीर की सांसें अटक गईं। वो बिना कपड़े पहने ही तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर भागा और सीधा बेडरूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। यह वहम नहीं था, ये सच था। वो चीज़, वो वीराना गांव की काली परछाई, उसके साथ मुंबई आ गई थी। उस रात समीर एक पल भी नहीं सोया। उसने फ्लैट की हर एक लाइट जला रखी थी। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा था, हाथ में अपना क्रिकेट बैट पकड़े। उसकी नज़रें मुख्य दरवाजे पर टिकी थीं। रात के 2:45 बिल्डिंग एकदम शांत थी। अचानक लिफ्ट की घंटी बजी। टिंग। समीर का दिल उछलकर गले में आ गया। इस वक्त उसकी फ्लोर पर कौन आ सकता है? लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। फिर कदमों की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। ये कदम भारी थे और इनमें एक अजीब सी लय थी। वे धीरे धीरे समीर के फ्लैट की तरफ बढ़ रहे थे। आवाज़ उसके दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। समीर ने सांस रोक ली। वो दबे पांव दरवाजे के पीप होल, झांकने वाले छेद के पास गया। उसने एक आंख बंद करके बाहर झांका। बाहर कॉरिडोर की लाइट जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली था। शायद ऊपर वाले फ्लोर पर कोई होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। वो मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल पास। खे खे खे। ये वही सूखी, डरावनी हंसी थी, उस बूढ़े की हंसी। दरवाज़ा खोलो समीर, अपने खून को बाहर खड़ा रखोगे? आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे वो दरवाजे की लकड़ी के अंदर से बोल रहा हो। चले जाओ यहां से, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। समीर चिल्लाया। उसकी आवाज़ डर के मारे फट रही थी। पुलिस? बूढ़ा हंसा। वीराना में कोई पुलिस नहीं आती थी, और अब जहां हम हैं वहां तुम्हारी चीखें भी किसी को सुनाई नहीं देंगी। अचानक दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे नीचे घूमने लगा। समीर ने डबल लॉक लगा रखा था, फिर भी स्टील का हैंडल ऐसे मुड़ रहा था जैसे वो मोम का बना हो। खट खट, तारांकन लॉक खुलने की आवाज़ आई। समीर पीछे हटा, उसका पैर टेबल से टकराया और वो गिर गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। वहां कोई खड़ा नहीं था, सिर्फ खाली कॉरिडोर था। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा पूरा खुला, हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। समीर को लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। फ्लैट की सारी लाइटें एक साथ भड़बड़ाकर बंद हो गईं। सिर्फ टीवी की स्क्रीन जल रही थी, जिस पर अब कोई चैनल नहीं आ रहा था। सिर्फ स्टैटिक झिलमिलाहट थी और एक कर्कश शोर था। अंधेरे में समीर को अपने चारों तरफ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। छम छम। तारांकन पाजेब की आवाज़ किचन से आ रही थी, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ बेडरूम से, और उस बूढ़े की भारी बदबूदार सांसें उसके ठीक कान के पास। तुम हमारे हो, तुम्हारा मांस हमारा है। समीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसे लगा कि कोई बर्फ जैसी ठंडी और नुकीली चीज़ उसके सीने को छू रही है। फिर अचानक एक जलन महसूस हुई, जैसे कोई गर्म लोहे से उसकी त्वचा दाग रहा हो। वो दर्द से चीख पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। फ्लैट में सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय इसके कि सारी चीज़ें, किताबें, कुर्सियां, बर्तन ज़मीन पर बिखरी पड़ी थीं। समीर उठा। उसका सीना जल रहा था। वो आईने के सामने गया और अपनी टी-शर्ट हटाई। उसकी छाती पर ठीक दिल के ऊपर एक गहरा काला निशान था। ये कोई साधारण चोट नहीं थी, ये जले का निशान था, और उसका आकार बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उस पुरानी तस्वीर में बच्चे के गले में पड़े लॉकेट का देखा था, एक त्रिशूल जिसके नीचे एक खोपड़ी बनी थी। अगले 2 दिन समीर के लिए नरक समान थे। वो सो नहीं सकता था, खा नहीं सकता था। उसे हर पल लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसे लगा कि शायद लोगों के बीच रहने से वो सुरक्षित रहेगा, इसलिए तीसरे दिन वो पास के एक मॉल में गया। मॉल में भीड़ थी। समीर थोड़ा सामान्य महसूस करने लगा। वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठा। तभी उसकी नज़र सामने वाली टेबल पर पड़ी। वहां एक परिवार बैठा था, पति, पत्नी और एक छोटा बच्चा। लेकिन समीर को कुछ और ही दिख रहा था। उसने देखा कि पति की जगह वो बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी आंखें काली हैं और वो समीर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। पत्नी की जगह वो बिना चेहरे वाली औरत थी, जो अपने खाली मुंह से कॉफ़ी पी रही थी। और बच्चा वही पुरानी गुड़िया था, जिसकी आंखें नहीं थीं। समीर का मानसिक संतुलन जवाब दे गया, नहीं, तुम यहां नहीं हो सकते। दूर हटो, वो चिल्लाया। उसने टेबल पर रखा पानी का गिलास उनकी तरफ फेंका। गिलास सामने बैठे एक असली आदमी को लगा। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? आदमी गुस्से में खड़ा हो गया। समीर ने आंखें झपकाईं।
वहां कोई भूत नहीं था, सिर्फ एक नाराज परिवार था जिसे उसने परेशान कर दिया था। पूरा कैफे उसे घूर रहा था। लोग अपने फोन निकालकर उसका वीडियो बनाने लगे। वो यहां थे, मैंने देखा, समीर हकलाया, लेकिन वो जानता था कि वो पागल लग रहा है। वो वहां से भागा। उसे समझ आ गया था कि वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वे सिर्फ उसके घर में नहीं थे, वे उसके दिमाग में घुस चुके थे। वो अपने फ्लैट पर वापस आया, हाँफते हुए। उसने अपनी जेब से वो तस्वीर निकाली जो बीराना गांव से उसके पास आ गई थी। उसने कांपते हाथों से उसे मेज पर रखा। तस्वीर में अब कुछ और बदल गया था। बूढ़े आदमी और उस बिना चेहरे वाली औरत के पीछे अंधेरे में कई और चेहरे उभर आए थे। दर्जनों लोग, नहीं, कंकाल। उन सब की आंखें लाल थीं और वे सब समीर को घूर रहे थे। और तस्वीर के नीचे जहां पहले तारीख लिखी थी, वहां अब खून जैसी लाल स्याही से एक संदेश लिखा था। श्राप खून पहचानता है। तुम्हारे पुरखों ने हमें दरवाजे बंद करके भूखा मारा था। अब दरवाजा हमने खोला है। अब बारी तुम्हारी है। समीर का सिर चकराने लगा। पुरखे? भूखा मारा था? इसका क्या मतलब था? क्या उसका परिवार उस गांव की मौत का जिम्मेदार था? क्या उसके परदादा ने उन लोगों के साथ कुछ किया था? समीर को समझ आ गया कि भागने से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी, ये एक बदला था जो 100 साल से अधूरा था। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे जानना होगा कि 1924 में बीराना गांव में असल में क्या हुआ था, और इसका जवाब उसे मुंबई में नहीं मिलेगा। उसने अपना लैपटॉप खोला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने सर्च बार में टाइप किया, बीराना गांव अकाल 1924 इतिहास। एंटर दबाते ही उसके पीछे से बेडरूम के सबसे अंधेरे कोने से एक आवाज आई, धीमी लेकिन स्पष्ट। ढूंढ रहे हो बेटा? लेकिन जो सच तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। समीर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। अंधेरे कोने से चमकती उन 2 लाल आंखों को देखकर समीर की सांसें गले में अटक गईं। लैपटॉप की स्क्रीन की नीली रोशनी में उसे बेडरूम के कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी। वो न तो पूरी तरह इंसान थी और न ही जानवर। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? समीर चिल्लाया और पास रखा पेपरवेट उठाकर उस कोने में दे मारा। खन। पेपरवेट दीवार से टकराया, लेकिन वहां कोई नहीं था। लाल आंखें गायब हो चुकी थीं, लेकिन वह फुसफुसाहट अभी भी हवा में गूंज रही थी। तारांकन सच। सच जानो समीर। समीर कांपते हुए वापस लैपटॉप की तरफ मुड़ा। उसे पता था कि अब उसके पास वक्त बहुत कम है। अगर उसे बचना है तो उसे ये जानना ही होगा कि 1924 में हुआ क्या था। उसने गूगल पर सर्च किया, बीराना विलेज फैमिन 1924 हिस्ट्री। इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। स्क्रीन बार बार झिलमिला फ्लिकर रही थी। आखिरकार एक पुरानी आर्काइव वेबसाइट खुली। ये एक पुराने अंग्रेजी अखबार की स्कैन की हुई कटिंग थी। हेडलाइन थी, द ट्रेजेडी ऑफ बीराना, इंटायर विलेज पेरिशेज इन फैमिन। बीराना की त्रासदी, अकाल में पूरा गांव खत्म। समीर ने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी। अक्टूबर 1924 में आए भीषण अकाल के कारण बीराना गांव के 300 से अधिक लोग भूख से मर गए। रिपोर्ट के मुताबिक गांव के जमींदार के पास अनाज का विशाल भंडार था, लेकिन उसने ग्रामीणों को अनाज देने से मना कर दिया। उसने अपनी हवेली के दरवाजे बंद कर लिए और गांव वालों को बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। मरने वालों में औरतें और बच्चे सबसे ज्यादा थे। समीर की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जमींदार का नाम पढ़ने के लिए स्क्रीन को जूम किया। नाम था जमींदार रघुवीर सिंह। समीर सन्न रह गया। रघुवीर सिंह, ये नाम उसने अपने घर के कागजातों में देखा था। ये उसके परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था। हे भगवान! समीर बुदबुदाया। वो जमींदार मेरा परदादा था। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो अपने आप खुली। उसमें कोई विज्ञापन नहीं था, बल्कि एक वीडियो चलने लगा। वीडियो ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन बिल्कुल साफ। ये किसी पुराने कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी उसे लाइव दिखा रहा हो। वीडियो में वही हवेली थी। बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे, हड्डियों के ढांचे जैसे लोग। वे दरवाजे को पीट रहे थे, रो रहे थे। मालिक, एक मुट्ठी अनाज दे दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। और फिर कैमरा हवेली की खिड़की की तरफ घूमा। खिड़की पर एक आदमी खड़ा था, जमींदार रघुवीर सिंह। वो हंस रहा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और उसके ठीक बगल में समीर खड़ा था। नहीं, समीर नहीं, वो समीर जैसा दिखने वाला उसका परदादा था। शक्ल हूबहू एक जैसी थी।
जमींदार ने खिड़की से नीचे थूका और पर्दे गिरा दिए। लैपटॉप की स्क्रीन अचानक लाल हो गई और उस पर खून से लिखे शब्द उभर आए। उसने दरवाज़ा बंद किया था। तुम्हें दरवाज़ा खोलना होगा। अगले ही पल लैपटॉप में एक जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। समीर पीछे हटा। घबराहट में उसने पानी डालकर आग बुझाई। कमरे में जलते हुए प्लास्टिक और सड़े हुए मांस की बदबू भर गई। समीर को समझ आ गया कि ये मुसीबत उससे अकेले नहीं संभलेगी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस परलौकिक दुनिया को समझता हो। उसे अपने कॉलेज के दोस्त राहुल की याद आई, जिसने एक बार आचार्य विमल नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का जिक्र किया था। समीर ने बिना देर किए राहुल से नंबर लिया और आचार्य को फ़ोन किया। आचार्य विमल ने उसकी बात सुनी और सिर्फ एक वाक्य कहा, तुरंत मेरे पास आओ और वो तस्वीर साथ लाना। आचार्य विमल मुंबई के उपनगर में एक पुराने बंगले में रहते थे। घर के अंदर अजीब सी जड़ी बूटियों की गंध थी। आचार्य, एक 60 साल के गंभीर व्यक्ति ने समीर को देखते ही उसकी छाती की तरफ इशारा किया। दिखाओ, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। समीर ने शर्ट हटाई। छाती पर बना वो त्रिशूल और खोपड़ी का निशान अब और गहरा काला हो चुका था और उससे मवाद जैसा कुछ रिस रहा था। आचार्य की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। ये कालचिन्ह है बेटा, आचार्य ने धीमी आवाज में कहा। ये सिर्फ श्राप नहीं है, ये एक उधारी खाता है। तुम्हारे परदादा ने उन 300 लोगों की तड़प और मौत खरीदी थी, और अब वो लोग अपना कर्ज वसूलने आए हैं। समीर ने वो पुरानी तस्वीर आचार्य के सामने रख दी। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ नहीं किया। आचार्य ने तस्वीर को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। खून का रिश्ता खून से ही खत्म होता है। उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि वे भूख और नफरत में मरे थे। वे उसी जगह कैद हैं, बीराना में। वे तुम्हें इसलिए यहां तक नहीं लाए कि वे तुम्हें मारना चाहते हैं। वे तुम्हें वापस ले जाना चाहते हैं। वापस? समीर का दिल बैठ गया। मैं वहां दोबारा नहीं जा सकता। वे मुझे मार डालेंगे। अगर तुम नहीं गए तो वे वैसे भी तुम्हें मार डालेंगे, आचार्य ने कहा। वे तुम्हारे शरीर को खा रहे हैं, धीरे धीरे। देखो अपना चेहरा आईने में। समीर ने वहां टंगे आईने में देखा। पिछले 3 दिनों में वो 10 साल बूढ़ा लगने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे और त्वचा पीली पड़ गई थी। तुम्हें बीराना वापस जाना होगा समीर, आचार्य ने एक पुरानी किताब खोलते हुए कहा। तुम्हारे परदादा ने हवेली का जो अनाज भंडार ग्रैनरी बंद किया था, उसे तुम्हें खोलना होगा। तुम्हें उन आत्माओं को वो देना होगा जो उनसे छीना गया था, अन्न और सम्मान। तुम्हें अमावस्या की रात यानी कल रात वहां मुक्ति यज्ञ करना होगा। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, समीर ने कांपते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आचार्य विमल खड़े हो गए। उन्होंने अपनी अलमारी से कुछ अजीबोगरीब चीजें निकाली, एक तांबे का कलश, कुछ सूखे हुए पत्ते और एक खंजर जो हड्डी का बना लग रहा था। लेकिन याद रखना, ये सफर आसान नहीं होगा। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे दिमाग से खेलेंगे। अगर तुम डरे तो तुम मरे। दोनों ने तैयारी की। समीर ने एक बड़ी गाड़ी किराए पर ली क्योंकि उसकी गाड़ी पुलिस के पास थी। आचार्य ने गाड़ी के चारों तरफ रक्षासूत्र बांधा और बोनट पर सिंदूर से एक प्रतीक बनाया। शाम के 5 बजे वे मुंबई से निकले। सफर का पहला हिस्सा शांत था, लेकिन जैसे ही वे हाईवे से उस कच्चे रास्ते की तरफ मुड़े जो बीराना जाता था, मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए। हालांकि बारिश का मौसम नहीं था। हवा में एक रोने जैसी आवाज गूंजने लगी। गाड़ी की हेडलाइट्स ने जंगल के रास्ते को चीरा। अचानक आचार्य विमल चिल्लाए, ब्रेक मारो। समीर ने ब्रेक दबाया। गाड़ी चरमराकर रुकी। सामने रास्ते पर ठीक बीचों बीच एक अर्थी रखी हुई थी। उस पर कोई लेटा था, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। गाड़ी से मत उतरना, आचार्य ने चेतावनी दी, लेकिन समीर की नज़र उस अर्थी पर जम गई थी। हवा का एक झोंका आया और अर्थी पर से कपड़ा उड़ गया। नीचे जो लाश लेटी थी वो समीर की थी, कटी हुई गर्दन और खुली हुई आंखें जो समीर को ही घूर रही थीं। समीर की चीख निकल गई। वो मैं हूं। ये माया है, भ्रम है। आचार्य ने उसका कंधा पकड़कर जोर से हिलाया। अपनी आंखें बंद करो और गाड़ी बढ़ाओ। उसके ऊपर से गाड़ी निकालो। मैं अपनी लाश पर गाड़ी नहीं चढ़ा सकता। समीर रो रहा था। वो तुम नहीं हो। अगर रुके तो हम दोनों मारे जाएंगे। बढ़ाओ गाड़ी। आचार्य ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। समीर ने कांपते हाथों से गियर डाला, आंखें बंद कीं और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। एक जोरदार धप की आवाज आई, जैसे गाड़ी किसी ठोस चीज से टकराई हो। लेकिन साथ ही एक अमानवीय चीख भी सुनाई दी, किसी जानवर और इंसान की मिलीजुली चीख।
समीर ने कुछ दूर जाकर आंखें खोलीं। उन्होंने अर्थी को पार कर लिया था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सड़क खाली थी। न कोई अर्थी थी, न कोई लाश, सिर्फ धूल का गुबार था। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, आचार्य ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होगा। हम बीराना की सीमा में घुस चुके हैं। सामने कोहरे के बीच से वही जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया, बीराना गांव 0 किलोमीटर। लेकिन इस बार बोर्ड के नीचे सैकड़ों काली परछाइयां खड़ी थीं, जो उनका इंतजार कर रही थीं। समीर ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने पूर्वजों के पाप धोने थे, या फिर उन्हीं के साथ उस नरक में हमेशा के लिए दफन होना था। समीर की गाड़ी के पहिए जैसे ही बीराना गांव के मुख्य चौक की धूल को छूते हुए रुके, हेडलाइट्स की रोशनी ने जो नज़ारा पेश किया, उससे समीर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गांव अब वीरान नहीं था। वहां हजारों की तादाद में लोग थे। सड़क के दोनों ओर खंडहर हो चुके चबूतरों पर, पेड़ों की सूखी डालियों पर और घरों की टूटी छतों पर अनगिनत आकृतियां खड़ी थीं। वे सब नरकंकाल जैसे थे, जिनकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी। कपड़े चिथड़े हो चुके थे और उन सबकी आंखें, वे अंधेरे में जलते हुए लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि वे हमला नहीं कर रहे थे, वे बस चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। एक ऐसा भारी सन्नाटा था जो किसी तूफान से भी ज्यादा कान फाड़ने वाला लग रहा था। गाड़ी यहीं रोक दो, आचार्य विमल ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। हवेली तक गाड़ी नहीं जाएगी। आगे का सफर हमें पैदल और अपनी हिम्मत के दम पर तय करना होगा। समीर के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, लेकिन उसने गाड़ी बंद की। बाहर निकलते ही हवा में सड़े हुए मांस और पुरानी धूल की गंध ने उनका स्वागत किया। आचार्य ने अपनी झोली से मुट्ठी भर अभिमंत्रित पीली सरसों निकाली और उनके चारों तरफ हवा में उछाल दी। ये एक सुरक्षा घेरा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकेगा, आचार्य ने समझाया। समीर, ध्यान रहे, हवेली के ठीक पीछे अनाज का गोदाम है। तुम्हारे परदादा रघुवीर सिंह ने 1924 में उसी पर ताला लगाया था। हमें वहां पहुंचकर उस ताले को तोड़ना है। लेकिन याद रखना, रघुवीर सिंह की आत्मा तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी शैतानी ताकत लगा देगी। समीर ने अपनी कमर में वो हड्डी का खंजर चेक किया और आचार्य के पीछे पीछे हवेली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वे उस मूक भीड़ के बीच से गुजर रहे थे, आत्माएं धीरे धीरे पीछे हटती गईं, मानो वे रास्ता दे रही हों, लेकिन उनकी फुसफुसाहट हवा में जहर की तरह घुल रही थी। तारांकन भूख, भूख, अनाज। हवेली का मुख्य गेट अब सामने था, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट को पार किया, मंजर पूरी तरह बदल गया। वो डरावना खंडहर अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक भव्य, आलीशान महल खड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसा वो अपने सुनहरे दिनों में रहा होगा। अंदर से झाड़ फानूस की पीली रोशनी आ रही थी, शहनाई की मीठी आवाज सुनाई दे रही थी और हवा में ताजे बने पकवानों की खुशबू थी। यह काल भ्रम है, मायाजाल है, आचार्य ने चेतावनी दी। जो दिख रहा है उस पर भरोसा मत करना। सीधे पीछे की तरफ चलो। लेकिन तभी आंगन में एक भारी आवाज गूंजी, अरे मेरे घर आए हो और बिना मिले जाओगे? सामने एक बड़ी मेज सजी थी जिस पर 56 भोग रखे थे। मेज के उस पार एक शाही कुर्सी पर एक रौबदार आदमी बैठा था। बड़ी मूछें, सिर पर पगड़ी और आंखों में एक अजीब सा नशा। ये वही बूढ़ा था, लेकिन अपनी जवानी के रूप में, जमींदार रघुवीर सिंह। आओ समीर बेटा, रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे लिए दावत सजाई है। भूखे होगे ना, खा लो। उस खुशबू ने समीर के दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया। उसे अचानक इतनी तेज भूख लगी कि पेट में मरोड़ उठने लगे। उसका हाथ अपने आप थाली की तरफ बढ़ने लगा। नहीं! आचार्य विमल चीखे और अपनी छड़ी से समीर के हाथ पर जोर से मारा। समीर का हाथ झटक गया और मेज पर रखी थाली जमीन पर गिर गई। जैसे ही खाना जमीन पर गिरा, भ्रम टूट गया। वह स्वादिष्ट भोजन सड़े हुए मांस, कीड़ों और मवाद में बदल गया। भव्य हवेली वापस उसी डरावने काले खंडहर में तब्दील हो गई। रघुवीर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी त्वचा गलने लगी और वो अपने असली पिशाच रूप में आ गया। तुम मेरा अनाज नहीं ले सकते, वह गुर्राया। उसकी आवाज अब किसी जानवर जैसी थी। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। उसने हवा में हाथ घुमाया और एक अदृश्य शक्ति ने आचार्य विमल को उठाकर हवा में फेंक दिया। आचार्य दूर दीवार से जाकर टकराए और वहीं गिर पड़े। आचार्य जी! समीर उनकी तरफ दौड़ने ही वाला था कि आचार्य ने हाथ उठाकर इशारा किया। गोदाम जाओ। समीर ने अपने आंसू पोंछे और हवेली के पिछवाड़े की तरफ पूरी ताकत से दौड़ा। वहां झाड़ियों के बीच एक विशाल लोहे का दरवाजा था, जिस पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका था। ये वही गोदाम था जहां 100 साल पुरानी भूख कैद थी। समीर ताले की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक जमीन फटी और सैकड़ों सड़े गले हाथ बाहर निकल आए। उन्होंने समीर के पैरों को जकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगे।
रुक जाओ, हमारे साथ आओ। जमीन के नीचे से आती आवाजें उसे बुला रही थीं। समीर ने खंजर निकाला और पागलों की तरह उन हाथों पर वार करना शुरू किया। वो गिरते पड़ते दरवाजे तक पहुंचा और ताले को मुट्ठी में भर लिया। ये कभी नहीं खुलेगा। रघुवीर सिंह अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। वो अब 10 फीट ऊंचा एक विशाल राक्षस बन चुका था। मैंने इसे बंद किया था ताकि ये कीड़े मकोड़े मर जाएं। मैं इसे कभी नहीं खोलूंगा। समीर ने देखा कि राक्षस के रूप में भी रघुवीर की छाती पर वही काला त्रिशूल का निशान जल रहा था जो समीर की छाती पर था। वे दोनों एक ही खून से बंधे थे। ये तुम्हारा अनाज नहीं है परदादाजी, समीर चिल्लाया। उसकी आंखों में अब डर की जगह गुस्सा था। ये उनका हक है और आज मैं ये कर्ज चुकाऊंगा। रघुवीर हंसा। किससे? इस छोटे से चाकू से मुझे मारोगे? उसने समीर का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। समीर का दम घुटने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। खंजर उसकी उंगलियों से फिसलने ही वाला था। तभी समीर के दिमाग में आचार्य के शब्द गूंजे, खून का कर्ज खून से ही खत्म होगा। समीर ने अपनी जेब से वो पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें उसका परदादा और वो बच्चा था। उसने पूरी ताकत से वो तस्वीर रघुवीर की आंखों पर दे मारी। रघुवीर एक पल के लिए चौंका, उसकी पकड़ ढीली हुई। समीर जमीन पर गिरा। उसने तुरंत खंजर उठाया, लेकिन उसने खंजर रघुवीर को नहीं मारा। उसने खंजर की धार अपनी ही हथेली पर रख दी और जोर से खींच ली। खच! गहरा घाव हुआ और ताज़ा लाल खून की धार बह निकली। समीर ने दर्द की परवाह किए बिना अपनी खून से सनी मुट्ठी उस जंग लगे ताले पर रख दी। मैं समीर सिंह, रघुवीर सिंह का वंशज, अपने पूर्वजों के पाप स्वीकार करता हूं। उसकी आवाज़ पूरे बीराना में गूंज गई। मैं अपना रक्त देकर ये दरवाज़ा खोलता हूं। जैसे ही समीर का गर्म खून ताले के अंदर गया, ताले के अंदर से एक तेज चकाचौंध करने वाली सफ़ेद रोशनी निकली। कड़ 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 जंग लगा। वह अभेद्य ताला अपने आप टूटकर गिर गया। रघुवीर सिंह चीखा, नहीं मूर्ख, तुमने क्या किया? गोदाम का भारी दरवाज़ा एक झटके के साथ खुला। अंदर अंधेरा या धूल नहीं थी। अंदर से सुनहरी रोशनी की एक बाढ़ निकली और उस रोशनी के साथ अनाज बहने लगा। गेहूं और चावल के दाने रोशनी बनकर हवा में तैरने लगे। गांव की हजारों भूखी आत्माएं उस रोशनी की तरफ दौड़ीं। जैसे ही वे उस ईश्वरीय अनाज को छूतीं, उनका वीभत्स सड़ा हुआ रूप बदल जाता। वे सामान्य खुशहाल इंसानों में बदल रहे थे जिनके चेहरों पर शांति थी। एक एक करके वे हवा में विलीन होने लगे, मुक्ति पाकर आकाश की ओर उड़ने लगे। लेकिन रघुवीर सिंह का अंत अभी बाकी था। जो आत्माएं अभी तक मुक्त नहीं हुई थीं, उन्होंने रघुवीर को घेर लिया। उनकी आंखों में अब भूख नहीं, प्रतिशोध था। हिसाब बाकी है जमींदार बाबू। सैकड़ों हाथ रघुवीर पर टूट पड़े। वे उसे नोचने लगे, काटने लगे। रघुवीर की चीखें आसमान चीर रही थीं, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वे उसे खींचते हुए जमीन के अंदर पाताल के अंधेरे में ले गए। धरती फटी और रघुवीर हमेशा के लिए उसमें समा गया। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। समीर घुटनों के बल बैठकर हाँफ रहा था। उसकी छाती पर जो जलन होती थी वो गायब हो चुकी थी। उसने अपनी शर्ट हटाकर देखा, वो त्रिशूल का काला निशान मिट चुका था। वहां अब साफ चमड़ी थी। तुमने कर दिखाया बेटा, पीछे से आवाज आई। आचार्य विमल लंगड़ाते हुए आ रहे थे। उनके कपड़े फटे थे, लेकिन चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। श्राप खत्म हुआ। बीराना की भूख अब शांत है। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण फूटी। हवेली के खंडहरों पर अब कोई डर नहीं था। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। वो भारी दमघोटू माहौल गायब हो चुका था। बीराना अब सिर्फ एक पुराना, शांत और पवित्र खंडहर था। वे दोनों वापस गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी के पास पहुंचकर समीर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली की सबसे ऊपरी टूटी हुई खिड़की पर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ये वो बिना चेहरे वाली औरत नहीं थी। ये एक सुंदर जवान औरत थी, गोद में एक बच्चा लिए। वो मुस्कुरा रही थी। उसने समीर को हाथ हिलाकर विदा किया और सुबह की सूरज की रोशनी में धीरे धीरे ओझल हो गई। समीर ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन एक बार में मक्खन की तरह चालू हो गया। उसने आचार्य को बैठाया और गाड़ी बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा से बाहर निकली और पक्की सड़क पर आई, समीर ने रियर व्यू मिरर शीशे को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया ताकि उसे पीछे का रास्ता न दिखे। अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, उसने खुद से वादा किया। गाड़ी हाईवे पर दौड़ पड़ी, उस नई सुबह की तरफ जहां अब कोई काला साया उसका इंतजार नहीं कर रहा था।